सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 20 दिसंबर। और आज हम सभी 20 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथी, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि 2025 में होने वाले जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, जो कि मैंने आपको दोस्तों कई बार बताया, ये उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए जाने हैं। और इनके अभी शुभंकर का अनावरण किया गया था। शुभंकर क्या था इसका, तो मौली। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि 17 दिसंबर 2024 को अभी श्रीलंकाई संसद के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं, तो जगत विक्रमादित्य ने। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर महिला पिस्टल स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल है ये किसने जीता था, तो रिया सीरीज थाटे ने। गुजरात के भी कच्छ में स्थापित मरुस्थलीय जो पर्यटन सर्किट है, इसका नाम क्या रखा गया है, तो कच्छ मरुस्थल सर्किट। प्रसिद्ध पर्यावरणविद का नाम बताया था मैंने आपको, जिनका नाम तो दोस्तों तुलसी गौड़ा। इनका अभी 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और ये किस नाम से साथी प्रसिद्ध थी, तो याद रखेंगे वन का विश्वकोश। जबकि दोस्तों इनको 2021 के अंदर भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम पद्मश्री, इससे भी सम्मानित किया गया था। 100वां तानसेन संगीत समारोह के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर आयोजित किया गया था। इसमें 9 मिनट था एक साथ सबसे अधिक वाद्य यंत्र बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अभी भारतीय जो दिग्गज स्पिनर है, नाम इनका रविचंद्र अश्विन, इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। गूगल इंडिया की मैंने आपको नई कंट्री मैनेजर बताई थी, जो कि कौन बनी है, तो प्रीति लोवाना। सर्वश्रेष्ठ फीवा महिला खिलाड़ी का अवार्ड बताया था मैंने आपको, ये किससे मिला इस बार, तो एटना बोन माटी को। और लास्ट क्वेश्चन 10वां मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी बायो साइंसेज नेतृत्व के लिए जो जमशेदजी टाटा पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है, तो किरण मजूमदार शो को। आई होप साथियों आपको 19 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे, जो भी मैंने आपको पढ़ाए। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के दोस्तों सामने रहा। और आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई स्लोवेनिया में आयोजित जो फाइड विश्व चैंपियनशिप है, इसमें भी अंडर युवा रैपिड और बिलियर्ड शतरंज दोनों का जो खिताब है, ये किसने जीता है, तो ये जीती है दोस्तों भारतीय ग्रैंड मास्टर नाम इनका प्रणव वेंकटेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। देखिए साथी, जो चेन्नई के ग्रैंड मास्टर है, नाम है इनका प्रणव वेंकटेश। इन्होंने भी स्लोवेनिया में आयोजित वाइल्ड वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है, इसमें भी अंडर 18 यूथ रैपिड और जो बिलियर्ड है, इन दोनों का खिताब जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। पहले बात करते हम लोग रैपिड सीढ़ी के बारे में। तो रैपिड सीढ़ी में साथी जो पहले स्थान पर है, ये प्रणब वेंकटेश है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, तो रूस के अलेक्जेंडर, जिन्होंने जीता था इसमें रजत पदक। और तीसरे स्थान पर यूक्रेन के रोमान है, इन्होंने जीता है इसमें कांस्य पदक। और बिलियर्ड सीढ़ी में बात करें, तो बिलियर्ड सीढ़ी में भी जो प्रणब वेंकटेश है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जबकि दोस्तों हराया किसको था, तो दिमित्री मोचलोवा को, जो कि रूस के हैं, और इन्होंने जीता था इसमें रजत पदक। अब बात करते हैं हम लोग इसी के साथ फाइड के बारे में। तो फाइड की दोस्तों यदि आप लोगों से स्थापना पूछे, तो याद रखेंगे 20 जुलाई 1924 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कई बार पूछा जा चुका है, ये दोस्तों लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में, तो आर्कडी डोवरकोविच। और जबकि दोस्तों इसके उपाध्यक्ष पूछे, तो ये भारत के विश्वनाथ आनंद है। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है, ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी किसे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये बना दिया अभी राम मोहन राव अमारा को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, जो राम मोहन राव अमारा है,
ये इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन इनको अभी क्या है कि 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया है। जबकि दोस्तों यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो याद रखेंगे CS शेट्टी साहब का। क्योंकि आप लोग याद करिए, मैंने आपको CS शेट्टी नाम को नाम पढ़ाया था। इनका पूरा नाम क्या है, तो चल्ला श्रीनिवास शेट्टी, और इनको भी स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया था। बात करते हैं हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्थापना हुई थी इसकी दोस्तों 1 जुलाई 1955 को, और पहले दोस्तों इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में किस समिति की सिफारिश पर इसका जो नाम है ये बदल कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो ये दोस्तों कई बार पूछी गई समिति है, याद रखेंगे। AD गोरावाला समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय आप सभी को पता है जो कि कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपको जो तीसरा प्रश्न है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है, और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत में नेपाल के जो राजदूत है ये फिर से किसे नियुक्त कर दिया है। ये बना दिया अभी शंकर प्रसाद शर्मा को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही है शंकर प्रसाद शर्मा, जिनको भी भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया है। किसने, तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने। और इनका दोस्तों जो पिछला कार्यकाल था ये मार्च 2022 से लेकर जुलाई 2024 तक का था, जो कि भी समाप्त हो गया था। और अभी क्या है कि इनको फिर से बना दिया है। अब ये दोस्तों राजदूत से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे जो राजदूत हैं मैंने आपको रिसेंटली ही पढ़ा है। एक बार आप लोग इनको जल्दी से रिवीजन करिए। जैसे कि मैंने आपको जॉर्जिया में अभी भारत के राजदूत बताए, ये अभी अभय ठाकुर बने थे, सॉरी अभय कुमार बने थे। बुर्किना फासो में भी मैंने अभी आपको भारत के राजदूत बताए, ये ओम प्रकाश मीणा बने। बेलारूस गणराज्य के अंदर भारत के राजदूत कौन बने थे, तो अशोक कुमार। फिजी के अंदर भारत के उच्चायुक्त कौन है अभी वर्तमान में, तो सुनील मेहता। नीदरलैंड में कौन है, तो कुमार तुहिन। आइसलैंड के अंदर पूछे तो ये R रविंद्र है। क्रोएशिया में भारत के राजदूत कौन है, तो अरुणा गोयल। स्वाति विजय कुलकर्णी ये अल्जीरिया के अंदर है। मुक्तेश परदेसी कहाँ पर है, तो तुर्की के अंदर। जर्मनी में भी भारत के राजदूत बने थे अजित कुमार गुप्ते। फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है, तो संजीव कुमार सिंगला। और जबकि जो डॉक्टर नीना मल्होत्रा है इनको अभी स्वीडन में भारत का राजदूत बनाया गया है। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का साथ आपको जो चौथा क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत ने कहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार जो सैटेलाइट टैगिंग है ये की है। तो हालांकि साथ है तो क्वेश्चन बन लाने दी, लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे ये असम के अंदर की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी भारत ने क्या है कि गंगा नदी डॉल्फिन, और इसका दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है, तो प्लेटिनिस्टा गैंगोटिका, इसी की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग करके वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। और इसके लिए तो सहयोगी संगठन कौन कौन से थे, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान और असम वन विभाग। और इसके साथ दोस्तों आपको दो क्वेश्चन और याद रखने हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ये शुरू कब किया गया था, 2020 के अंदर ही। और 2022 में डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो डॉल्फिन दिवस है ये भी घोषित किया गया था 5 अक्टूबर को। अब बढ़ते हम लोग आज के पांचवें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है 2025 में एक मुफ्त mRNA कैंसर की वैक्सीन लॉन्च करने वाला है। तो ऐसा करने वाला दोस्तों जो देश है ये रूस बनने वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी रूस ने क्या है कि कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। और इस वैक्सीन को क्या है कि 2025 से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। रूस ने साथ ही कैंसर के खिलाफ क्या है कि ये mRNA वैक्सीन विकसित की है। और इस वैक्सीन से क्या है कि ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलेगी। बात करते हैं अब हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये दोस्तों ये जो चारों के चारों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इनको रिवीजन कर लीजिए, हालांकि मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। जैसे कि याद करिए मैंने आपको जॉर्डन के बारे में बताया था, ये भी कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बना था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने भी भारत को ट्रैकोमा रोग मुक्त देश घोषित किया था।
2024 में भी केप बर्ड और जो अल्प सल्वाडोर है, इनको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। और भारत के वैज्ञानिकों ने अभी हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी भी विकसित की थी। ये चारों के चारों जो क्वेश्चन है मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाए थे और रिवीजन भी करा चुका हूँ, हालांकि कई बार। अब आज का आप लोग छठवां प्रश्न देखिए। आज का साथी आप लोगों से छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी प्रधानमंत्री सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की संख्या के मामले में कौन सा ऐसा राज्य जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। तो पहले तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर जान लीजिए। ये गुजरात रहा है पहले स्थान पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथी, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसने दिसंबर 2024 तक 6.85 लाख स्थापनाएं हासिल की है, जो कि अगर दोस्तों पिछले दशक की तुलना में देखें तो 86% अधिक है। यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये शुरू की कब गई थी, तो 15 फरवरी 2024 को। और इस योजना का दोस्तों लक्ष्य क्या था, तो मार्च 2027 तक 10 मिलियन रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करना। अब हम लोग बात करते हैं शीर्ष स्थान वाले राज्यों के बारे में। तो पहले तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, गुजरात है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर पूछे आप लोगों से तो महाराष्ट्र है। और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। चौथे स्थान पर केरल रहा है और पांचवें पर रहा है तमिलनाडु। लेकिन खाली आप लोगों को टॉप 3 याद रखने हैं। अब आज का आप लोग सातवां प्रश्न देखिए। आज का सातवां को जो सातवां क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में देश का जो अव्वल शिक्षण संस्थान है, ये भी कौन सा बना है। तो देखिए साथी, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये भी जारी की गई है और इसमें भी देश का जो अव्वल शिक्षण संस्थान है, ये बना है आईआईटी दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी क्यूएस वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025, ये जारी कर दी है। और इसमें 2025 में देखें तो दुनिया भर से 1751 संस्थानों को शामिल किया गया है। पहले दोस्तों हम लोग बात की शीर्ष स्थानों वाले संस्थानों को देख लेते हैं। तो पहले तो दोस्तों स्थान पर मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि आईआईटी दिल्ली है। लेकिन ये ओवरऑल विश्व में 171वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर देखें तो आईआईटी खड़गपुर है और ये ओवरऑल विश्व में 202वें स्थान पर है। जबकि आईआईटी बॉम्बे ये ओवरऑल 234वें स्थान पर है विश्व में। अब बात करते हैं हम लोग विश्व में शीर्ष यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, तो टोरंटो विश्वविद्यालय। दूसरे स्थान पर है ईटीएच, जो कि ज्यूरिक के अंदर है। और तीसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों 8वां क्वेश्चन भी आप लोगों का महत्वपूर्ण है। इस पे भी आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। अभी साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2024, इनकी घोषणा कर दी गई है। और आप लोगों को दोस्तों मुझे ये बताना है कि हिंदी के लिए इस बार साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2024, ये किसे प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया इस बार हिंदी के लिए गगन गिल को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, वार्षिक जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2024, इनकी घोषणा कर दी गई है। फिलहाल साथियों अभी क्या है कि देश भर में 21 भाषाओं के लिए इन पुरस्कार की घोषणा करी गई है। बाकी के जो 3 भाषा के पुरस्कार है, बंगाली, डोगरी और जो उर्दू है, इन पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। और ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार दिए कब जाएंगे, तो 8 मार्च 2025 को। और हिंदी के लिए पूछे आप लोगों से, तो हिंदी के लिए दोस्तों आपको याद रखना है ये गगन गिल को दिया है। और किस उपन्यास के लिए, तो मैं जब तक आई बाहर, इसी उपन्यास के लिए। और एक आप लोगों को याद रखना है अंग्रेजी का। अंग्रेजी का दोस्तों किसे दिया है, तो ईस्टर्न कीरे को। और किस उपन्यास के लिए, तो स्पिरिट नाइट उपन्यास के लिए। बाकी के दोस्तों आप लोग रीड कर लीजिएगा खाली, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 2 ही नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे। बात करते हैं अब हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो साहित्य अकादमी की जो स्थापना है, ये 12 मार्च 1954 के अंदर हुई थी। लेकिन साथियों पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1955 के अंदर। और इस पुरस्कार के लिए जो चुने गए लेखक हैं, इनको एक तो दिया था ताम्रपत्र, एक दिए थे पट्टिका, शॉल और 1 लाख रुपए की नगद इनामी राशि दी जाती है। अब ये दोस्तों बाकी के नाम है, जो कि आप लोग पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा। इसमें साथियों खाली एक बार आप लोग मलयालम भाषा को रीड कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी का ही याद रखना है।
जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन भी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी लोकसभा में एक देश जो एक चुनाव है, इसके लिए भी कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। तो खाली साथ ही ये भी आप लोगों से इतना ही पूछेगा, ये किया गया भी 129वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लीजिए। देखिए साथियों, 17 दिसंबर को जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, जिनका नाम हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया है। बात करते हैं हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो इसका साथियों उद्देश्य क्या है, तो पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराना। हालांकि साथियों वन नेशन वन इलेक्शन समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद साहब, इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव के बारे में ये कहा है कि 2029 या फिर 2034 तक एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। और हालांकि साथियों आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में क्या है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, और उसके बाद 1970 में भी लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश और जो एक चुनाव की परंपरा है ये टूट गई थी। और अभी इसके लिए फिर से 129वां संविधान संशोधन विधेयक किया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 10वां क्वेश्चन है ये आप लोगों से पूछ रहा है, और ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी पहला वार्डनर कप 2024 में टीम एशिया के लिए खेलने वाली एकमात्र जो भारतीय खिलाड़ी है यह भी कौन बनी है। तो वैसे तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये मनिका बत्रा है, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है, और ये भी पहला वार्डनर कप 2024 में टीम एशिया के लिए खेलने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी है। बात करते साथ हम लोग पहला वार्डनर कप के बारे में। तो 2024 के लिए इसका जो आयोजन है ये नॉर्वे के ओस्लो के अंदर किया गया था 13 से लेकर 15 दिसंबर तक। और इसको दोस्तों जीता किसने है, तो इसे टीम एशिया ने जीता है, जबकि हराया किसको है, तो टीम वर्ल्ड को। इसमें दोस्तों जो मनिका बत्रा है भारत की, ये टीम एशिया में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। और यदि आप लोगों से पूछे कि वार्डनर कप की जो स्थापना है ये किसके नाम पर की गई थी, तो स्वीडिश टेबल टेनिस के खिलाड़ी, नाम है जिनका जान ओवे वार्डनर। अब इसी के साथ आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन काफी समय पहले पढ़ाया था ये क्वेश्चन मैंने आपको, कि अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली जो भारतीय खिलाड़ी है ये कौन बनी थी, तो ये मनिका बत्रा ही बनी थी, याद रखिएगा नाम। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर, जो कि साथियों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, और ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी फीफा जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है 2024, इसका जो खिताब है ये किसने जीता है। तो ये जीत लिया साथियों स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए भी जो स्पेनिश ला लीगा की दिग्गज रियल मैड्रिड है, इसने भी फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब जीत लिया है। जबकि दोस्तों हराया किसको है, तो मैक्सिकन टीम पचुका को। और इसका दोस्तों फाइनल कहाँ पर खेला गया था, तो लुसेन स्टेडियम के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग फीफा के बारे में। तो फीफा की यदि आप लोगों से स्थापना पूछे तो 21 मई 1904 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का है तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानी इन्फेंटिनो। अब ये दोस्तों आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। हालांकि साथियों इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों से कल भी पूछा था, लेकिन कल आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था। आज आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अभी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला जो पहला यूरोपीय देश है ये कौन सा बना है। और इसी के साथ ये और बताइएगा कि ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापार और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला ओवरऑल कौन सा देश बना है। अब हम जल्दी मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।